स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का टॉपिक हम लोगों का है एमसीक्यू अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर। क्योंकि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि आज के एग्ज़ाम जो अभी फ़िलहाल में जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, खास करके टीचर का जो वैकेंसी आने वाला है, कोई भी स्टेट टेट है ना, कोई भी स्टेट टेट या तो आपका एमपी टेट है, यूपी टेट है, जे टेट है, सभी के लिए अकाउंटिंग से क्वेश्चन जो आएगा और ये क्वेश्चन यही सब पैटर्न से आता है, मैं वही कवर करने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और एक बात और, यूजीसी नेट है ना, उसका भी यदि आप फॉर्म फिलअप किए हों और उसका प्रिपरेशन कर रहे हों यूजीसी नेट का, तो आपको यहाँ पर उसका भी फुल कोर्सेस मिलेगी। और ये जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये सारे आपके यूजीसी नेट और जे टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, हर स्टेट का टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर के हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। आप यदि हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन 101 से है, इसके पहले आपका 100 तक क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ 3 कॉलम कैश बुक कंट्रा एंट्री, देखिए जब 3 कॉलम केस बुक हम लोग बनाते हैं तो कंट्रा एंट्री कहाँ लिखते हैं, जब केस और बैंक दोनों में वो ट्रांजैक्शन होगा। मतलब मान लीजिए बैंक से पैसा निकाले आप कैश में, है ना, तो बैंक से 100 रुपये निकालते हैं, आपके पास नकद आता है कैश में, तो बैंक में भी आप लिखेंगे और केस में भी लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट, दोनों में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैश एंड बैंक अकाउंट कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कैश एंड बैंक अकाउंट, यानी कि कैश एंड बैंक अकाउंट में होगा, ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट में होगा। तो यहाँ पर जो होगा 3 कॉलम कैश बुक कंटेन्स द फॉलोइंग 3 अमाउंट्स कॉलम्स ऑन ईच साइड। यहाँ पे होगा डिस्काउंट कॉलम्स, कैश कॉलम्स, बैंक कॉलम्स, 3 कॉलम होता है ना। इन केस ऑफ कंट्रा एंट्री एग्जाम्पल में देखिए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट्स, मतलब ट्रांजैक्शन दोनों में इन्वॉल्व होगा या केस में भी होगा और बैंक में भी होगा, दोनों में होगा। साइड्स ऑफ द केस बुक, वन इज द केस कॉलम एंड अदर इन द बैंक कॉलम, दो ऑन अपोजिट साइड, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड्स में, समझ में आया। यानी कि केस में भी और बैंक में भी दोनों में जो होगा ट्रांजैक्शन, उसी को हम लोग कंट्रा एंट्री वहाँ पर सी से डिनोट करके लिख देते हैं, पता चल जाता है कि ये कंट्रा एंट्री है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लोजिंग एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ सैलरी पेड अकाउंट अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी, जैसे क्लोजिंग एंट्री हम लोग को करना होगा सैलरी अकाउंट, है ना, ट्रांसफर ऑफ सैलरी पेड, सैलरी पेड करना है, तो ये ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर अपियर होता है, तो देखिए ये जो होता है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट सैलरी अकाउंट, है ना। यहाँ पर देखिए डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट सैलरी अकाउंट इसका एंट्री होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, इसका एंट्री, है ना। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, इसका एंट्री होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ अ जर्नल एंट्री। यहाँ पे आपका कौन सा स्टेट होगा जो करेक्ट होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा जर्नल एंट्री के अनुसार, ये बताना आपको। देखिए फर्स्ट में दिया इट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और सेकंड में दिया इट शुड ऑलवेज एंड विथ एन नरेशन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनिंग द नीड्स फॉर इट। सी में दिया है एट इट शुड बी सब्सटेंशिएटेड बाय अप्रोप्रिएट वाचर एंड अथॉरिटी। और डी में दिया हुआ इट शुड ऑलवेज कंजिस्ट ऑफ अ डेबिट एंट्री मैच्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रीजन भी आप सुनेंगे, इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, journal entry should always end with a narration explaining the purpose of for it. It should be recorded on the basis of appropriate voucher and authority. Okay. Next देखिए, as a rule every transaction have two sides. Example में डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, it is that book of accounts in which transactions are recorded in a chronological day-to-day order. So option number A is correct about journal entry. Example है ना, journal entry जो होता है to records all the transaction in alphabetical order, जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उससे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, इसको क्रोनोलॉजिकल है ना, क्रोनोलॉजिकल
के तरह हम लोग उसको लिखते हैं, डे बाय डे जो खर्चा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 दिया हुआ है। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी एंटर्ड इन द जर्नल प्रॉपर। इसमें से कौन से एंट्री है जो कि हम लोग जर्नल प्रॉपर में एंटर करते हैं। तो सॉल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज एंड पेड बाय कैश, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बताइए, तो इसका जो राइट एंट्री होगा यहाँ पर क्या होगा। तो जर्नल प्रॉपर इज यूज फॉर मेकिंग द ओरिजिनल रिकॉर्ड, है ना। जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है वो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर में हम लोग उसे लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। ओके, फर्नीचर परचेज किए क्रेडिट में, उधार में खरीदे हैं। तो इसका जो होगा आप कहाँ पर करेंगे, तो इसका एंट्री करेंगे जर्नल प्रॉपर में। इसका रीजन देखिए, जर्नल प्रॉपर इज यूज फॉर मेकिंग द ओरिजिनल रिकॉर्ड फॉर ऑफ सच ट्रांजैक्शन फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज बीन केप्ट इन द बिजनेस, सम एंट्रीज कन्फाइंड टू जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर। और यहाँ पर देखिए कुछ एंट्री है, यहाँ पर देखिए एक हो गया आपका ओपनिंग एंट्री, ये सब जर्नल प्रॉपर में हम लोग इसको एंट्री करते हैं। क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंट्री। समझ में आया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंट्री। तो यहाँ पर जो था आपका इस क्वेश्चन में देखिए क्या था, इस क्वेश्चन में आता आपका परचेज फर्नीचर, है ना, परचेज फर्नीचर था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि परचेज प्लांट रहता तो पर भी यही होता, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है ना। यहाँ पर देखिए फिक्स्ड एसेट्स की बात करना कर रहा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या तो ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये सारे जो है आपका ये स्पेशल जर्नल यानी कि जर्नल प्रॉपर में इसको हम लोग एंट्री करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following account will be credited for profit on sale of fixed assets। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जब बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो किस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं ये पूछा आपसे। ओके, तो ये पूछा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट या तो केस अकाउंट या तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस राइट क्वेश्चन का। यानी कि profit and loss account, when a fixed asset is sold at a profit, then the account to be credited will profit and loss account। Suppose furniture of WD written down value 10,000 is sold for 12,000, है ना। 10,000 उसका डेप्रिसिएशन था, उसको 12,000 में बेच दिया, तो 2,000 रुपया का क्या हुआ। तो यहाँ पर इसको 10,000 में, इसको 12,000 में बेच दिया, 10,000 का उसका क्या था, ये उसका वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसको 12,000 में बेच दिया तो 2,000 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम लोग एंट्री क्या करेंगे, केस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो केस अकाउंट में डेबिट कितना 12,000 टू फर्नीचर, इसका वैल्यू कितना था 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपया का। समझ में आया, तो यहाँ पर ये होगा एंट्री। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए, A chronological records of transaction, a chronological records of transaction may be found in। तो यहाँ पर क्या किस में होता है बताइए, chronological records of transaction may be found in। हम मैंने बताया था आपको chronological मतलब क्या होता है, एक ascending order, मतलब मान लीजिए ABCD, या तो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, ये जितना भी डे बाय डे हम लोग खर्च कर रहे हैं उसको उसी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर इसको बोलिएगा, एकदम सजा के लिखना आपको, सीरियल नंबर वाइज इधर उधर नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये हम लोग किस में करते हैं पता है ना, तो इसको जर्नल एंट्री में हम लोग जो करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्योंकि 1 तारीख को मान लीजिए मैंने सेल किया, तो पहले 1 तारीख का हम वहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 तारीख को जो किया उसका, फिर 3 तारीख को करेंगे। तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, समझ में। इन जर्नल विच इज प्राइमरी बुक for recording transaction of business, transaction are recorded in chronological order। okay, I hope clear है। next question यहाँ पे देखिए, the impressed system pretends to, तो ये होता है पेटी केस बुक। ओके, ये इम्प्रेस सिस्टम प्रिटेंस टू, ये पेटी केस बुक इसका राइट आंसर है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, ये क्या होता है। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी केस बुक, अंडर दिस सिस्टम द पेटी कैशियर इज गिवन are definite sum at beginning of certain period, this amount is called impressed amount। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
After the preparation of income statement, it was discovered that accrued in expenses of 1000 have been ignored and the closing inventory has been overvalued by 1300. This will result in, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में कि 1000 रुपये का क्या था, एक्रूड एक्सपेंसेस था और इसको इग्नोर कर दिया गया। यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री वाज वैल्यूएड, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना वैल्यू लगाया गया 1300 रुपया। दिस विल हैव रिजल्ट इन, क्या होगा इसका रिजल्ट, तो ये जो टोटल जो हो जाएगा आपका 2300 रुपया, ठीक है। एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट कितना, तो 2300 रुपया, समझ में आया। ये 2300 रुपया पर यहाँ पर होगा नेट प्रॉफिट ओवर स्टेटमेंट। If accrued expenses of 1000 have been ignored, this will increase the net profit by 1000. यदि इसको इग्नोर करेंगे एक्सपेंसेस को तो नेट प्रॉफिट कितना से इंक्रीज करेगा 1000 से, समझ में आया। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूएट एट इट ऑल्सो रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग द नेट प्रॉफिट बाय 1300 रुपीज। इसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे, थस नेट इफेक्ट विल बी प्रॉफिट इंक्रीज बाय 2300 रुपीज, समझ में आया। इन दोनों को जोड़ देना आपको। 9 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर रेंट प्रीपेड कम्स इन बैलेंस शीट। जब रेंट हम लोग प्रीपेड करते हैं तो बैलेंस शीट में कहाँ क्या किस साइड लिखते हैं, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, डज नॉट कम इन बैलेंस शीट या तो नन ऑफ दिस। तो देखिए जब रेंट पेड कर दिया, प्रीपेड कर दिया तो आपके लिए क्या एसेट्स हो गया, ठीक है। तो इसे एसेट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटीज ना होगा। और यहाँ पर बैलेंस शीट में बोला, ये बैलेंस शीट में तो लिखा जाएगा, समझ में आया, लेकिन नेट एसेट साइड, समझ में आया। तो एसेट साइड दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस एंड दोज whose benefit will be available in future are called prepaid expenses. These are shown as assets in the balance sheet. समझ में आया है, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इफ कैपिटल इज 10,000 क्रेडिटर 5,000 BP 2,000 मशीनरी 2,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटर इज। इसका डेटर निकालना है। ये डेटर कैसे निकालेंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस बीपी, है ना। तो 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 यानी कि 7,000 रुपये, 17,000 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग निकालते हैं मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, समझ में आया। तो मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट यहाँ पर देखिए, ये जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज एक तरफ लिखेंगे एसेट्स और एक तरफ एसेट्स, ठीक है। कैपिटल 10,000 है, क्रेडिटर 5,000 है, बिल्स पेबल 2,000 है, टोटल 17,000 हो जाएगा। एसेट्स में देखिए मशीनरी 2,000 रुपया और प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपया, लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपया और यहाँ पर 17,000 आपको यहाँ लिखना होगा। ये जो बैलेंसिंग आएगा BF, ये 9,000 आपका आ गया। तो ये आ गया आपका डेटर, समझ में आया। तो ये आ गया आपका 9,000 रुपया डेटर, समझ में आ गया ना, ये क्लियर है। आप इधर से बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एज पर मैचिंग कंसेप्ट assets should be equal to total liabilities. Total assets equal to machinery plus land plus prepaid expenses 2,000 1,000 5,000 यानी 8,000. Thus the difference of 9,000 is the found is the amount of debtor. क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आपकी सेवा में ये गुरुजी कॉमर्स तत्पर हमेशा रहे।